हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना क्रैश कोर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के नेक्स्ट क्लास, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और जो कि आपको सीधे तौर पे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यही सारे कोर्स प्रश्न आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी के लिए हम लोग पॉलिटी का जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि दीर्घोत्तरीय है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम लोग का है, बांग्लादेश में लोकतंत्र विषय पर एक लेख लिखिए। यानी बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे हुआ और क्या है, इसके बारे में आपको बताने हैं। तो देखिए, शुरुआत में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो जो कि अभी बांग्लादेश है वो किसका हिस्सा हुआ करता था, तो आपको पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही क्या हो गई कि पाकिस्तानियों ने, जो कि बंगाल का विभाजन हो गया था, तो पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशी पर, जो कि पूर्वी पाकिस्तानी लोगों को कहा जाता था, तो उन पर जबरदस्ती उर्दू को ना थोपना चालू कर दिया कि यानी आप उर्दू भाषा को बोलिए और उर्दू कल्चर को ही प्रमोट कीजिए। लेकिन वो बंगाली थे, वो उनका लैंग्वेज था बांग्ला बोलना, और वो उन लोगों को काफी नीच भाव से, मतलब काफी हे दृष्टि से भी देखते थे। इसके चलते क्या हुआ कि वहां पर विद्रोह होना चालू हो गया। देश आजाद होने के बाद उनको तो मिल ही गया था, धर्म के आधार पर हो ही गया था, फिर भी वहां पर काफी ज्यादा हिंसा वगैरह भी होने लगी। तो उस समय जो काफी हिंसा का नेतृत्व किए थे वो कौन थे, उस शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया कि इसका मतलब अपना काफी ज्यादा विद्रोह आंदोलन बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। और उसी बीच क्या हुई कि वहां पर जो कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे, उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए काफी हद तक वो सेना को उतार वगैरह दिए, और काफी ज्यादा लोग इसमें मारे भी गए थे और हिंसक ये आंदोलन हो गई। फिर इसी को देखते देखते क्या हो गई कि 1970 के आसपास शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली उनकी पार्टी थी, कौन थी, तो अवाम लीग। क्वेश्चन आपको यहाँ से ही पूछ सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसका नाम क्या था, तो अवाम लीग था। क्या था उसका नाम, अवाम लीग। अवाम लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। यानी संविधान सभा में उनको बहुमत हासिल हो गया, तो उनके लिए कुछ विशेष राइट्स वगैरह दिया जाए कि यहाँ के बंगाली लोग भी आपके देश में शामिल हो रह ही सके, इनके लिए जबरदस्ती उर्दू वगैरह थोपा ना जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इनको क्या किया गया, उस समय जो वहां के पाकिस्तान के जो था सेना प्रमुख था, जिसका नाम था जनरल याहिया खान, उसने शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया कि जेल में बंद कर दिया, इनको बंदी बना दिया सॉरी। और तो आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गई। उसी बीच भारत ने भी इसका सहयोग कर दिया और मुक्ति वाहिनी सेना जो गुट है उसका निर्माण हुआ बांग्लादेश में। और भारत की मदद से बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से क्या हो गया, 1971 में अलग हो गया। जैसे अलग हो गया, फिर क्या हुई कि बांग्लादेश में भी 71 में उनकी आजादी मिल गई। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि बांग्लादेश में का निर्माण, अब चलिए बांग्लादेश तो आजाद हो गया, अब इसकी भी तो निर्माण वगैरह होनी चाहिए, इसकी भी संविधान वगैरह होनी चाहिए। तो शुरू के दौर में जैसे बांग्लादेश आजाद हुआ तो अपना संविधान बना और उसमें अपने धार्मिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी घोषणा भी किया। लेकिन क्या हुआ कि आगे चल करके 71 में तो आजादी हुआ था, फिर 1975 में आपको क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान संशोधन प्रणाली को मान्यता मिली और मतलब संविधान वगैरह वहां पर बन गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर भी सेना के द्वारा इनको, शेख मुजीबुर रहमान को मौत की घाट उतार दिया गया। और फिर वहां पर भी आपको यानी बांग्लादेश में भी सेना का शासन हो गया। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि विद्रोह करना चालू कर दिया, और मजबूरी बस आते आते आपको 1991 ईस्वी में, कब, 1991, 1991 ईस्वी में यहाँ पर भी क्या हो गई, तो यहाँ पर भी आपको चुनाव हुआ और लोकतंत्र को स्थापित किया गया। फिर उस समय से यानी 1991 से लेकर के अभी तक के दौर में आपको ये लोकतंत्र की जो सिलसिला है वहां पर चल रही थी। और 2016 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ, और इस समझौते में बहुत सारा जो है ना, काफी जो एरिया हुआ करता था जो कि बांग्लादेश में पड़ता था, जिससे इंडिया वालों को दिक्कत होती थी, और कुछ हिस्सा जो इंडिया का था जो कि बांग्लादेश वालों को दिक्कत हुई, तो अदला बदली भी हुई इससे, और बहुत सारी डील वगैरह हुआ। फिर इनको काफी हद तक इंडिया ने इसको समर्थन भी किया, सपोर्ट भी किया। तो यहाँ पे लोकतंत्र कायम
रहा। लेकिन अभी के सिनेरियो के हिसाब से अभी क्या होगी, तो यहाँ पर भी लोकतंत्र अभी खतरे में है। फिर वापिस आपको 2024 का, तो 2024 ईस्वी में यहाँ पर फिर से आंदोलन हुआ और वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उनको देश छोड़कर भागना पड़ा, और 2024 में वो कहाँ भाग कर रह गई, तो इंडिया में शरण के लिए आ गई। और वहां पर प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन सेना के द्वारा ही प्रधानमंत्री बनाया गया है। जैसे पाकिस्तान में अभी अभी की जो सिनेरियो है, मतलब कि सेना ऑल इन ऑल होता है और प्रधानमंत्री नाम मात्र के होते हैं, उसी तरह बांग्लादेश में भी वैसा ही सिस्टम अभी के समय में लागू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हाल फिलहाल जो घटनाएं घटती है, या तख्ता पलट कहीं होती है या विद्रोह वगैरह आंदोलन हो, तो इसी तरफ टाइप्स के क्वेश्चन आपको सीधे तौर पर एग्जाम में पूछते हैं कि आप करंट सिनेरियो से कितना अपडेटेड है, आपको कितना जानकारी है। इसी के लिए वो बार बार प्रश्न में भी आपको आते हैं, इसीलिए ये सब चीज पे हल्का फुल्का ध्यान देते रहिएगा, आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या करें, हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाएं और वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। यही सारे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेशन होते हैं, रिपीट आती हैं बार बार क्वेश्चन, क्योंकि बुक होता है एक ही, इतनी मोटी बुक होती है, बार बार क्वेश्चन आपको इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्रैश कोर्स से क्या करें, जुड़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, राज्य क्षेत्र के विस्तार एवं नए आर्थिक हितों के उदय पर लेख लिखिए। यानी राज्य क्षेत्र में विस्तार कैसे हुई और नई आर्थिक हित क्या क्या आया, उसके बारे में आपको बतानी है। तो देखिए, जैसे हम लोग का जो देश आजाद हुआ, देश आजाद कब हुआ था, तो 1947 में। कब हुआ था, 1947 में आजाद हुआ। तो देश आजाद होने के बाद हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे, वो समाजवादी विचारधारा से के नेता थे, यानी वो समाज में सभी वर्गों को उत्थान वगैरह और समाज को सभी वर्गों के हितों के बारे में सोच कर चलने वाले नेता थे। और उनको भी देश आजाद हुआ था, यानी गुलामी थी, तो उस समय गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो उनकी भी यही थी कि किसी तरह से अपने देश को सुदृढ़ किया जाए और इसकी जो आर्थिक स्थिति है इसको क्या किया जाए, सुधारा जाए। तो आर्थिक नीतियों पर भी उन्होंने क्या किया, सुधारने का प्रयास किया और नीति वगैरह वैसे बनाया गया। पहला जो उनका नीति था, रोजगार बढ़ाने का प्रयास। यानी देखिए 1951 ईस्वी, 1951 में पहली योजना लागू की गई, पंचवर्षीय, पहले पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी, जो कि हर एक 5 साल के टर्नओवर के लिए होती थी। अभी भी सरकार जो बनती है हम लोग की, वो कितने साल के लिए होती है, वो 5 साल के लिए ही होते हैं। तो 5 साल के लिए क्या होता था, ये लोग अपना एक एम यानी एक गोल बनाते थे कि 5 साल में हमको क्या अचीव करना है, देश की इकोनॉमिक स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुंचानी है, क्या क्या विकास करना है, क्या क्या काम करना है, इसके लिए एक खाका बनाया जाता था। इसी को हम लोग बोलते थे पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना 1951 में ही लागू की गई और 51 से ही चल रही थी। अब इसको समाप्त करके एक क्वेश्चन पूछे कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके क्या नया नाम दिया गया है, तो उसका नया नाम कर दिया गया नीति आयोग। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना आया और उसमें अपने देश के हितों में क्या क्या हो सकती है उसको इन्होंने जोड़ दिया। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे ज्यादा आपको कृषि और कृषि से जुड़े जो भी थे संयंत्र वगैरह जो भी उनकी, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, उस पर केंद्रित किया गया, क्योंकि हमारा जो जब देश आजाद हुआ था तो उस समय कृषि का योगदान इकोनॉमिक में सबसे ज्यादा था। अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में तो कम है, लेकिन उस समय ज्यादा था। और अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में कृषि में लोग ज्यादा लोग लगे हैं, लेकिन इकोनॉमी इसकी कम आती है, तो ध्यान दिया गया। फिर धीरे धीरे पहली पंचवर्षीय योजना के बाद फिर आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना आया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से वो लोग सोचे कि कल कारखाने भी बनने चाहिए। कल कारखाने बनने से होंगी कि आपको डेली स्तर पे काम वगैरह मिलेगी, जिससे क्या होगा, उनको पैसे वैसे मिलेंगे, और जिनको पैसे मिलेंगे तो उनकी क्या होगी, स्थिति अच्छी होगी, यानी वो उनकी गरीबी दूर होगी और देश क्या होगा, प्रगति होगा। फिर उनकी क्या योजना थी, तो सार्वजनिक उद्योग क्या थी, तो सार्वजनिक उद्योग का विस्तार हो, यानी जो भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे आपको कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, या स्टील प्लांट वगैरह हो गया, तो बड़े बड़े कारखाने लगे। यानी अपने देश में रिसोर्सेस है तो ठीक, नहीं तो किसी दूसरे देश के सहयोग से भी यहाँ पर स्थापित कराया जाए, जिससे क्या हो कि उसमें बहुत भारी मात्रा में लोग उसमें वर्कर काम करें
और उनको अच्छी खासी सैलरी वगैरह सारी सुख सुविधाएं मिले, तो उनकी क्या हो, गरीबी दूर हो। सोचिए एक आदमी घर में कोई कमाता है तो उससे यदि मान लो जनरल आदमी, मिडिल क्लास के आदमी, यदि उसकी 25 से 30 हजार सैलरी है, तो अमूमन यदि वो उसको यदि हल्के फुल्के घर से कुछ कृषि वगैरह होती है तो 5-6 आदमी में 5 आदमी तो जरूर, यदि नहीं होती तो 4 आदमी तो जरूर, यानी एक आदमी जो कमाता है उसके से 4 आदमी का ना भोजन चलता है। तो उस हिसाब से मान लो कोई यदि कंपनी में 2-3 हजार वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से 2-3 हजार तो जी रहे हैं, 2-3 हजार परिवार भी जिंदा है ना, उन्हीं से घर वगैरह चलता है। तो बड़े बड़े उद्योग धंधे पर सरकार का विशेष रूप से ध्यान दिया गया। फिर आपको क्या थी, तो नई आर्थिक जो है ना, नई आर्थिक हित जो है इसको लागू किया गया। कि आर्थिक हित क्या होता था, कि देश में हितों के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में अपनाया गया। यानी जो भी बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्र थे, है ना, उसको क्या किया गया कि कोई बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनके हिसाब से दे दिया है कि आप अपने हिसाब से इसको कीजिए। क्या होता है, कभी कभी जो भी देखिए, आदमी सब कोई अभी के डेट में मोबाइल तो सबको यूज करता है, बात सभी करता है टेलीकॉम कंपनी पे। लेकिन देखिए सरकारी और प्राइवेट में क्या है, सरकारी में पैसे कुछ ज्यादा तो लगते हैं लेकिन सुविधा अच्छी होती है। जैसे आप अभी के डेट में आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप अमूमन कौन सा कंपनी का सिम यूज कर रहे होंगे, या तो जियो, एयरटेल या वोडा, ये सब प्राइवेट कंपनी का ही कर रहे होंगे। क्यों, बीएसएनएल नहीं है क्या? बीएसएनएल है लेकिन उसकी क्वालिटी सही नहीं है, मतलब कि वो नेटवर्किंग उतनी अच्छी नहीं काम करती है। तो कम रेट होने के बावजूद भी लोग मजबूरी में कहिए या जो भी कहिए उसी को यूज करते हैं। तो प्राइवेटीकरण करने से या निजी क्षेत्रों के हाथ में देने से ये होती है कि सुविधाएं लोगों को अच्छी मिलती हैं और कॉस्ट भी आती है। तो उससे क्या होती है, देश आगे की ओर जाता भी है। लेकिन इस पर निगेटिव भी प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार, जो अस्थायी रोजगार मिलते हैं वो छीन जाता है, ये तो बात है। लेकिन सुविधाजनक ये सुविधा होती है, ये आपको पूंजीवादी व्यवस्था में आता है। जो भी बड़े बड़े जो विकसित कंट्री हैं वहां पे आज क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही लागू किया गया है। और इन्होंने क्या काम किया था, तो और बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख भारत की जो विदेश नीति थी, प्रमुख लक्ष्यों और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यानी भारत की जो विदेश नीति थी उसकी क्या लक्ष्य थी, उसके बारे में आपको बतानी है। तो प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति होती है, यानी हर एक देश की अपनी विदेश नीति होती है। विदेश नीति का मोटो ये होता है, किसी भी तरह से एंड ऑफ सारे कंक्लूजन निकाल दिया जाए। तो विदेश नीति का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह से अपने देश के हित के बारे में सोचा जाए, बस। तो बहुत सारे देश की विदेश नीति है ना, तो दूसरे महाशक्तियों के दबाव वगैरह में भी बनती है। लेकिन हमारी जो विदेश नीति है, हमारी जो इंडिया की विदेश नीति है, वो देश आजाद होने के टाइम से ही अभी तक जो है वो फ्रीडम है, यानी वो स्वतंत्र है। इससे बहुत फायदे भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इनकी है विदेश नीति में, हम लोग की जो विदेश नीति है उसमें उद्देश्य इनका क्या क्या है। तो उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन, यानी पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की भावना बने, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए, यानी कहीं से लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो बैठ करके उसको क्या किया जाए, समाधान किया जाए। दूसरा है विश्वव्यापी तनाव दूर करने का प्रयास, यानी विश्व में जो भी तनाव बढ़ रहे हैं या संघर्ष हो रही है, जहां जहां युद्ध हो रही है कोई देश में, तो उसको जैसे भी करके कोशिश हो कि उसको मामले को समाप्त किया जाए बैठ करके। और शस्त्रों के होड़ को, यानी शस्त्र जो बनाने हैं, नए नए टेक्नोलॉजी वाले अस्त्र शस्त्र बनाना है, तो शस्त्रों की होड़ और आणविक शस्त्र, यानी जो परमाणु अस्त्र हैं, उनसे उनका जो है ना विरोध किया जाए। यानी जितना बन गया भाई उतना ही रखिए, ज्यादा इसको बढ़ाइए नहीं, क्योंकि इससे बढ़ने से क्या होगा, इससे फायदा नहीं है, इससे क्या होती है, नुकसान ही होती है। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको समर्थन करते हैं। चौथी है राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, ताकि राष्ट्र की स्वतंत्रता व अखंडता हर प्रकार के खतरे से रोका जा सके। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, जो भी अपने देश में जो बाहरी जो कि खतरा है, बहुत प्रकार के खतरा होते हैं, आतंकवाद हो गया या साइबर हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसको देखते हुए ये दिया गया है, जिससे क्या हो कि मतलब कि बाहरी खतरा ना आए और लोग क्या हो, स्वतंत्र रहें और अपने देश जो है ना अखंड रहे, यानी डिवाइड ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। यानी संयुक्त राष्ट्र, सीधे तौर पे क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ठीक है। और इसमें यदि क्वेश्चन पूछे कि कितने अस्थायी और अस्थायी देश हैं, इसमें आपको 5 अस्थायी और 10 अस्थायी देश हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी तो उसी समय भारत इसका क्या हो गया था? सदस्य बन गया था। और भारत का योगदान शुरू से ही और आज भी जो वर्ल्ड में हम लोग की जो होती है, भारत के बारे में लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? भारत एक शांति प्रिय देश है, रियली में शांति प्रिय देश है ही। हम लोग शांति के दूत माने जाते हैं और शुरू से ही हम लोग शांति के फेवर में रहे हैं, अभी भी शांति के फेवर में ही रहते हैं। तो जो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका बहुत सारी है। जैसे कि चार्टर एक्ट तैयार हो रहा था तो उसमें भारत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और उसमें क्या किया है कि मानव अधिकार वगैरह ये सबको जो दिया गया था, तो भारत ने इसका सबसे ज्यादा समर्थन किया था। और क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता बढ़ाने में सहयोग, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि प्रेजेंट पे क्वेश्चन पूछे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो अभी आपको 1993 सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देशों को हम लोगों ने क्या किया कि जैसे चाइना हो गया या आपको बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, तो उनको आपको इसमें जोड़ने के लिए प्रेरित किया कि नहीं अच्छी है, इसके साथ आप क्या हुए, जुड़ जाए। इसमें भारत का योगदान काफी है। यानी आपको बता सकते हैं कि चाइना को जो अस्थायी मेंबर की जो सीट की जो दीवानी वाली बात है, तो भारत ने सबसे ज्यादा फेवर किया था। आज सबसे ज्यादा विरोध भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिलने के लिए चाइना ही करता है, क्योंकि उसका नियम है कि 5 अस्थायी देश जब तक आपको अप्रूवल नहीं करेंगे, आपको अस्थायी सदस्यता नहीं मिल सकती है। तो सब देश अप्रूवल कर भी देते हैं तो चाइना क्या कर देता है, अरंगा लगा देता है।